हाँ, इस नए और बेहद दिलचस्प गहन अध्ययन में स्वागत है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय एक ऐसा दौर है जिसने पूरी दुनिया का ढांचा ही बदल कर रख दिया। हाँ, और ये विषय सच में बहुत गहरा है। बिल्कुल। मतलब हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के यूरोप की। ये वो समय था जब सदियों पुराने साम्राज्यों की नींव दरक रही थी, ताज उछाले जा रहे थे और आधुनिक राष्ट्र राज्यों का जन्म हो रहा था। और आज के इस अंक के लिए हमने काफी अलग-अलग जगह से जानकारी जुटाई है। सही कहा। हमने जो स्रोत इकट्ठा किए हैं ना, इतिहास की प्रामाणिक पाठ्यपुस्तकों के पन्नों से लेकर इग्नू के विस्तृत अकादमिक शोध पत्रों तक। और साथ ही यूपीपीसीएस पत्रिका के गहरे ऐतिहासिक लेखों का भी हमने पूरा निचोड़ निकाला है। एकदम सही। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे संस्कृति, अर्थशास्त्र और लौह व रक्त की नीतियों ने मिलकर यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। और ये भी कि कैसे इसी राष्ट्रवाद ने अंततः पूरी दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध के भयंकर दावानल में धकेल दिया। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अगर हम 19वीं सदी से पहले के यूरोप की कल्पना करें तो वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हमें मानचित्र पर दिखता है। बिल्कुल नहीं। उस समय कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं थी। देखिए, बस राजाओं, रजवाड़ों, डची और सामंती साम्राज्यों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। मतलब लोग खुद को किसी राष्ट्र या देश का हिस्सा नहीं मानते थे। हाँ, वे बस किसी विशेष राजा या विशाल साम्राज्य की प्रजा मात्र थे। राष्ट्रवाद, जो आज हमें बहुत सामान्य लगता है, उस समय एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी विचार था। एक ऐसा विचार जिसने सत्ता के पूरे समीकरण को ही चुनौती दे दी थी। और अगर मैं स्रोतों को सही समझ रहा हूं तो इस क्रांतिकारी विचार का सबसे पहला धमाका 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, है ना? बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति ने सदियों पुराने राजतंत्र को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि उन्होंने सिर्फ राजा को नहीं हटाया, बल्कि लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया। हाँ, रिसर्च पढ़ते हुए मेरा ध्यान दो शब्दों पर गया, लापेथ्री और ले सिटोयन। ये असल में क्या थे और इनका इतना प्रभाव क्यों पड़ा? यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। लापेथ्री का मतलब है पितृभूमि या अपनी जमीन, और ले सिटोयन का मतलब है नागरिक। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने इन दो विचारों के जरिए ये संदेश दिया कि ये देश किसी राजा की जागीर नहीं है, बल्कि ये हम सब की पितृभूमि है। और हम इसके प्रजा नहीं बल्कि नागरिक हैं। सही कहा। इन विचारों ने एक ऐसे संयुक्त समुदाय की कल्पना पर जोर दिया जिसे एक संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त हो। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। लोगों को पहली बार लगा कि वे एक सामूहिक पहचान का हिस्सा हैं। और इस मनोवैज्ञानिक बदलाव को एक पक्का कानूनी ढांचा दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। हाँ, 1804 की नेपोलियन नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। हमारे स्रोत इसका प्रमुखता से जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है जैसे नेपोलियन ने आकर पुराने सामंती सिस्टम की पूरी तरह से सफाई कर दी हो। बिल्कुल। जन्म पर आधारित सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। कानून के सामने सबको बराबर ला खड़ा किया गया और यहाँ तक कि किसानों को बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथा से भी आजाद कर दिया गया। और जब नेपोलियन की सेनाएं हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे इलाकों में गईं, तो वे सिर्फ बंदूकें नहीं, बल्कि समानता के ये नए विचार भी अपने साथ ले गईं। लेकिन हर क्रांति के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिक्रिया भी होती है। हाँ, जब 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया, तो यूरोप के पुराने राजघरानों ने चैन की सांस ली। और फिर ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों ने मिलकर वियना की संधि की। सही कहा। इस पूरी रूढ़िवादी व्यवस्था के जो मुख्य वास्तुकार थे, वे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख। उनका एकमात्र उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को मिटाना और यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। मेटरनिख लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारों को सच में एक बीमारी की तरह देखते थे। उनके इसी नजरिए को दर्शाने वाला एक बहुत ही शानदार उदाहरण यूपीपीसीएस के लेखों में मिला है। मेटरनिख ने एक बार कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बहुत ही मशहूर पंक्ति है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे फ्रांस उस समय यूरोप का पेशेंट जीरो था, जहां से क्रांति का यह वायरस पूरे महाद्वीप में फैल रहा था। लेकिन इस वायरस को रोकने के लिए रूढ़िवादियों ने जो भी किया हो, क्रांतिकारियों ने इस सर्दी जुकाम यानी राष्ट्रवाद के बुखार को फैलाने के लिए एक नया तरीका खोज लिया। कला और प्रतीक का तरीका। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, उस समय अधिकांश आबादी साक्षर नहीं थी। तो आप लोगों को भारी भरकम किताबें या संविधान पढ़ाकर राष्ट्रवादी नहीं बना सकते थे। बिल्कुल। आपको कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वे देख सकें, जिससे वे भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। इसीलिए राष्ट्रीय पहचान को गढ़ने के लिए प्रतीकों का, विशेषकर नारी प्रतीकों का उपयोग किया गया। फ्रांस में मारियान को राष्ट्र का प्रतीक बनाया गया, जो स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी।
चौराहों पर उसकी मूर्तियां लगाई गईं, सिक्कों और डाक टिकटों पर उसकी तस्वीर छापी गई। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में जर्मेनिया को जर्मन राष्ट्र का चेहरा माना गया। स्रोतों में